हेलो एवरीवन। बच्चे, माई सेल्फ शिराज ग्रोवर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। होपफुली आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट अच्छे से देख लिया होगा। जो फर्स्ट पार्ट था बेटा, मैंने उसमें काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सर्किट डायग्राम क्या होते हैं, ठीक है, सर्किट सिंबल्स कौन कौन से हम लोग यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट कौन सा होता है, कन्वेंशनल करंट कौन सा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट की टर्म्स मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करी थी, ठीक है। तो आप लोग पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लें। सेकंड पार्ट में हम लोग इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, मतलब जिसको अगर इस चैप्टर में ओम्स लॉ के बारे में नहीं पता या इसकी डेफिनेशन अच्छे से नहीं आती तो इट मीन्स उस बच्चे की इस चैप्टर के ऊपर कमांड नहीं है। आप लोगों को ओम्स लॉ बहुत ज़्यादा अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये हर बार पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। आप लोग अल्टरनेटिव ईयर्स के पेपर्स देख लें, जैसे एक साल छोड़कर ओम्स लॉ पक्का ही आया होएगा, पिछले 10 सालों में तो 5 बार ओम्स लॉ पेपर में आया ही होगा। तो ओम्स लॉ की बेटा जी आप लोगों को पहले तो परफेक्ट डेफिनेशन जो है वो पता होनी चाहिए, ओम्स लॉ की परफेक्ट डेफिनेशन। तो परफेक्ट डेफिनेशन ये कहती है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर चेंज ना करूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक सर्किट में मैं जब क्या लगाऊंगा बेटा जी, बैटरी लगाऊंगा, तो उस समय छोटी बैटरी से कम करंट निकलेगा, बड़ी बैटरी से ज्यादा करंट निकलेगा। तो करंट प्रोड्यूस्ड या करंट फ्लोइंग in a circuit is directly proportional to applied potential difference, applied potential difference। क्लियर है? करंट आई से डिनोट करते थे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा जी किससे, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी मैंने आपको बताया था हमारी पोटेंशियल डिफरेंस होती है वोल्टेज, ठीक है, तो उसको V से डिनोट करते हैं। तो आप लोगों को पहले तो ये रट्टा लगनी होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में एज इट इज पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ओम्स लॉ। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जो करंट सर्किट में पैदा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा जी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस से। यानी कि अगर मैं छोटी बैटरी लगाऊंगा तो कम करंट पैदा होएगा सर्किट में, अगर मैं बड़ी बैटरी लगाऊंगा तो ज्यादा करंट पैदा होगा, ठीक है। हम लोग एक सर्किट बनाते हैं बेटा, हम लोग एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो उसको समझते हैं ध्यान से। ये बेटा जी मैं एक सर्किट डायग्राम बना रहा हूं, जैसे मान लो मैंने ये बल्ब ले लिया, ठीक है, ये हमारी रेजिस्टेंस होगी बल्ब, ये हमने एक लगा दी बैटरी, ये लगा दिया बेटा जी स्विच। जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो तभी इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा और ये बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। करंट मैंने आपको बताया था कि हम लोग हमेशा कन्वेंशनल करंट ही लेंगे, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। जो ये बड़ी बार होती है ये पॉजिटिव होती है, जो ये छोटी बार होती है ये नेगेटिव होती है। क्लियर है? तो इस समय अगर मैंने बैटरी छोटी लगाई है तो सर्किट में कम होगा करंट, अगर मैंने बैटरी ज्यादा लगाई है तो सर्किट में ज्यादा करंट होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे बेटा कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, फिर देयरफॉर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कहने का भाव बेटा, प्रोपोर्शनैलिटी का बहुत सारे बच्चों को अच्छे से मीनिंग नहीं पता होता। प्रोपोर्शनैलिटी वैसे तो हम लोग छोटी क्लासेस में सीखते आए हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये है बेटा, जैसे मान लो एक पेन रुपीज कितने का है, 10 का है, ठीक है, नंबर ऑफ पेन की बात करते हैं, तो एक पेन आपका कितने रुपए का है, 10 का। दो पेन कितने के होंगे, 20 के। तीन पेन कितने के होंगे बेटा जी, 30 के। तो अगर आपकी जेब में 50 रुपए है तो आप कितने पेन लेके आएंगे, 5। अगर आपने 10 पेन लेने हैं तो कितने लेके आओगे, 100 रुपए लेके जाओगे। तो जैसे जैसे पेन बढ़ाएंगे वैसे वैसे रुपीस बढ़ेंगे, या जैसे जैसे रुपीस बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे पेन बढ़ेंगे। तो जिन चीजों में ये रिलेशन होता है हम लोग उसको डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का ये साइन होता है, ये वाला साइन जो है हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है। क्लियर है? अब अच्छे से समझना बेटा जो मैं समझाने जा रहा हूं कि हम लोगों ने लिखा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एज पर द डेफिनेशन, तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं
तब हम हमेशा ही एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहां मैं वो कांस्टेंट आर लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? आर। आर हमारा क्या है बेटा जी? कांस्टेंट है। आर का जो नेम है, इसका नेम है रेजिस्टेंस। क्या नेम है बेटा? रेजिस्टेंस। ठीक है। और ये भी एक तरह से आप लोगों को कहूं तो मैं हार्ट ऑफ चैप्टर है। अगर आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से नहीं पता तो इट मीन्स चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से नहीं किया। ठीक है। हर बार हर जगह पर इस चैप्टर में रेजिस्टेंस का जिक्र होता ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो रिलेशन बन के आता है वो ये रिलेशन बन के आता है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, दैट इज वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर हम लोगों ने क्या लगा दिया बेटा जी? आर। आर रेजिस्टेंस है जो कि एक कांस्टेंट है। अभी रेजिस्टेंस को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। तो पहले अगर आप लोगों से पूछ ले कि ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या है, कोई जना पूछ ले कि ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, तो एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ ये होता है V इज इक्वल्स टू आई आर। क्या होता है बेटा जी? V इक्वल्स टू आई आर। ये हमारा एक्सप्रेशन है किसका बेटा जी? ओम्स लॉ का। ठीक है। आगे जाकर देखो बेटा ध्यान से, हम लोगों ने लिखा था V इज इक्वल्स टू आई आर। अब यहां से ये देखो, हम लोगों ने अभी पढ़ा भी था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। प्रोपोर्शनल का मैंने आपको मीनिंग समझाया कि अगर मैं ये चीज इंक्रीज करूंगा तो ऑब्वियसली ये चीज भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर है? तो करंट का डायरेक्ट रिलेशन है किससे बेटा जी? पोटेंशियल डिफरेंस से। जितना मैं करंट इंक्रीज करूंगा उतना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करूंगा उतना करंट बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों का तो डायरेक्ट रिलेशन है आपस में। क्लियर है? और यहां से बेटा जो एक और चीज हम लोग समझें, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर जो रेजिस्टेंस आई थी, रेजिस्टेंस इस तरफ डिनोमिनेटर में चली जाएगी। रेजिस्टेंस इस तरफ क्या चली जाएगी बेटा जी? डिनोमिनेटर में चली जाएगी, है ना? तो V को कांस्टेंट रख दें, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करने पर I की वैल्यू चेंज होती ही रहेगी। पर अगर दो चीजें एक दूसरे के सामने डिनोमिनेटर में पड़ी हों तो उनका आपस में कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है। इनवर्स कहने का क्या मतलब होता है बेटा जी? कि मैं अगर एक चीज को बढ़ाऊंगा तो दूसरी चीज जो है वो कम होगी। इनवर्स रिलेशन का कहने का क्या मतलब होता है? कि अगर मैं एक चीज को इंक्रीज करूंगा तो दूसरी कम होगी। ठीक है। इनवर्स रिलेशन को भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊं कि मैंने अगर एक टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है, और उस पे जो टाइम लग रहा है उसको कंप्लीट करने का, टाइम फॉर कंप्लीटिंग द टास्क, और यहां मैंने उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए एम्प्लॉयज जो हैं उसके नंबर लगा दिए। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब अगर 5 एम्प्लॉय काम करते हैं, मान लो वो टास्क 15 दिन में खत्म करते हैं, मैं एम्प्लॉयज बढ़ा दूंगा तो ऑब्वियसली वो टास्क जो है वो कम दिन में खत्म होगा। और एम्प्लॉयज बढ़ा दूंगा, 20 एम्प्लॉयज बढ़ा दूंगा तो वो टास्क जो है वो और कम समय लेगा। तो एक चीज बढ़ाने से ठीक है, जो टाइम है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एक चीज मेरी इंक्रीज हो रही है और टाइम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ऐसे रिलेशंस को हम लोग इनवर्स रिलेशन कहते हैं। और मुझे यहां से इस चीज को पता लग रहा है कि करंट का जो इनवर्स रिलेशन है किससे है? रेजिस्टेंस से है। किससे है? रेजिस्टेंस से। ठीक है। तो करंट का जो इनवर्स रिलेशन है किससे है बेटा? रेजिस्टेंस से है। ठीक है। आप लोगों को बेटा जी मैं रेजिस्टेंस को अच्छे से क्लियर करता हूँ कि रेजिस्टेंस है क्या चीज। जो अब मैं बताने जा रहा हूँ रेजिस्टेंस के बारे में बेटा जी, ये वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है। वन ऑफ द, आप लोगों को अच्छे से, इतना अच्छे से याद कर लेना है कि कभी नहीं भूलोगे। तभी चैप्टर में आप लोगों का अच्छा बेस बन पाएगा, आप लोगों के कंसेप्ट अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग बेटा जी रेजिस्टेंस की। ठीक है, बात करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होती है बेटा जी ये होती है रुकावट। रेजिस्टेंस क्या होती है? रुकावट। ठीक है। अब ये देखो बेटा, जैसे ये एक कंडक्टर है, मेटल वायर है, कॉपर की है, तो इसके अंदर कॉपर के आयन्स होंगे, कॉपर का मेटल ही होगा। इसके अंदर क्या होगा बेटा जी? कॉपर का मेटल होगा। ठीक है। कॉपर के एटम्स होंगे। हम लोग बात करें तो कॉपर के क्या होंगे? एटम्स। क्योंकि ये कॉपर के एटम से बनी हुई है कॉपर रॉड, कॉपर के एटम से बनी हुई है कॉपर रॉड। ठीक है। इसको मैंने बेटा क्या लगा दी? बैटरी लगा दी। क्या लगा दी? बैटरी लगा दी। क्लियर है?
बैटरी का मैंने आपको बताया, ये वाला क्या होता है, बड़ा टर्मिनल होता है, पॉजिटिव, और नेगेटिव जो होता है वो छोटा होता है। इट मीन्स कि इस तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब हमारे जितने भी एटम्स होते हैं इन सभी के ऊपर क्या होते हैं बेटा जी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैटर है, मैटर के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत होंगे। ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सभी को पता है कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। तो जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेंगे, स्विच लगाएंगे, सेल ऑन करेंगे, सर्किट ऑन करेंगे, उस समय जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये घसीटते हुए इस तरफ आ जाएंगे, खींचते एक दूसरे को इस तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव के पास जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या जाना चाहेगा, बट होगा क्या कि रास्ते में ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है उसको, इलेक्ट्रॉन जो अदर पड़ा है इलेक्ट्रॉन, उससे रिपल्शन भी होती है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जब वो जाना चाहेगा इस तरफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन उसको धक्का मारेगा, उसको यहाँ रुकावट महसूस होगी। अच्छा, कॉपर है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है इस तरफ पड़े पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, यानी कि सर्किट के टर्मिनल के ऊपर। ठीक है। वो सर्किट के इस किनारे पर जाना चाहता है, बट होगा क्या, जब ये जाना चाहेगा तो ये उसको खींचेगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ क्या करेगा बेटा जी, खींचेगा। तो इसको एक रुकावट जो है, इसके अंदर आयंस पड़े हैं, पॉजिटिव आयंस। कौन से पड़े हैं, पॉजिटिव आयंस पड़े हैं, वो भी एक इलेक्ट्रॉन जो है रुकावट फेस करेगा। इसके अलावा अभी जिसने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया, इट मींस वो एटॉमिक स्टेट में पड़ा, तो इसके अंदर जो एटम्स हैं वो भी क्या है, इसके लिए रुकावट है। मतलब इलेक्ट्रॉन को इस तरफ जाना है, और इस तरफ जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को रास्ते में काफी सारी मुश्किलें आएंगी। इलेक्ट्रॉन को यहाँ इलेक्ट्रॉन से भी रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रॉन को जो इसके अंदर पॉजिटिव आयंस पड़े हैं वो भी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो भी मुश्किल आएगी। इसके अलावा अभी जिन्होंने कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किया, यानी कि एटॉमिक स्टेट में पड़े हैं, वो भी एटम तो पड़ा है ना, वहां जगह रोक रखी है उसने, तो उससे भी वो टक्कर खाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो यानी कि करंट को मूव करने में जो रुकावटें आती हैं, जो ऑब्स्टेकल्स, जो हर्डल्स आती हैं, हम लोग उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए कि रेजिस्टेंस क्या चीज है। तो रेजिस्टेंस एक रुकावट है, पर किसको आती है वो, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को आती है। कब आती है, जब हम लोग एक बैटरी लगा देते हैं, जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर देते हैं। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने से हमारे पास इस तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स खींचे चले जाएंगे पॉजिटिव की तरफ, वहां रास्ते में उनको बहुत सारी मुश्किलें देखने को मिलेंगी। उन मुश्किलों का नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है बेटा, रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस। क्लियर है। तो बच्चे बच्चे को रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, क्या चीज है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये करंट के रास्ते को जब अपोज करता है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। इसके हमें बहुत फायदे भी हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन के साथ धक्का हो रहा है तो ये गलत बात ही है। इसके मुझे बहुत सारे फायदे भी हैं रेजिस्टेंस होने के। हाँ जी। आप लोगों को पता है कि हम लोग जैसे एग्जांपल में ले लें, ये एक मेटल की वायर है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इसको यूज करते हैं, इस मेटल वायर को। इसके अंदर जो ये मेटल होता है, ठीक है, ये कॉपर है, इसकी रुकावट बहुत कम है। ये करंट रोकता नहीं है, तभी तो इसको मैं बिजली में यूज करता हूं। ये करंट रोकता नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही। अब ऊपर जो रेड वाली है, अब ये करंट इतना ज्यादा रोकती है कि चाहे इस तार में अगर करंट होता तब भी मैं इसको पकड़ सकता हूं। ठीक है कि नहीं। अगर मैं अपने बात करूं, जैसे हम लोगों ने माइक लगाई हुई है, तो माइक जो है वो भी क्या है, सर्किट से कनेक्टेड है। तो माइक जो सर्किट से कनेक्टेड है उसमें भी एक वायर लगी हुई है, हम लोग उस वायर को पकड़ सकते हैं। ठीक है कि नहीं। तो करंट दौड़ती हुई चीजों,
करंट दौड़ती हुई चीजों के ऊपर इंसुलेशन की जाती है ताकि वो हमें शॉक ना दें। जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे ये फ़ायदा है कि अगर इसमें करंट दौड़ भी रहा होता तब भी मैं इसको पकड़ लेता तो मुझे करंट नहीं लगना था। ठीक है कि नहीं? तो हम लोग रेजिस्टेंस जो है, रुकावट जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में आती है, उसके बिहाफ पे अलग अलग अप्लायंसेस बना लेते हैं जिससे हमारा काम चल जाता है, हम लोग को आसानी हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो मैं आप लोगों को एक बार एक चीज क्लियर कर दूं अच्छे से कि वो बता रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वन पार्ट ऑफ कंडक्टर से अदर पार्ट तक, तब वो रास्ते में टकराते हैं, ठीक है, अदर इलेक्ट्रॉन्स जो पड़े हैं उनसे, एटम से या आयन से, उनके अंदर जितने भी आयन्स हैं उनसे, जो मैंने अभी आपको बताया। तो इन्हीं कोलिजन्स के कारण, जो इन्हीं रुकावटों के कारण, ठीक है, करंट को मुश्किल आती है, उस मुश्किल का नाम हम लोग रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो हम लोगों ने ओम्सला पढ़ा था, ओम्सला कहता था V इक्वल्स टू आई आर, आर की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, V बटा आई। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकल इक्वल्स टू रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट हमारे पास वैल्यू देता है रेजिस्टेंस की। किसकी देता है? रेजिस्टेंस की। क्लियर है? बात समझ लगी बेटा? तो कुछ न्यूमेरिकल्स ओम्स लॉ के ऊपर हम लोग करते हैं, इजी से न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोगों को बेनिफिट ही देंगे ये वाले, तो आप लोग अगर इनको अच्छे से कर लें तो ठीक है। तो देखो बेटा ध्यान से, एक सर्किट है उसमें बैटरी कितनी लगी हुई है, 24 वोल्ट की। ठीक है, क्लियर है? और जो रजिस्टर लगा हुआ है वो कितना है बेटा जी, 60 ओम्स का। मैं आप लोगों को एक चीज बतानी भूल गया कि जो रेजिस्टेंस है हमारी, रुकावट है, ठीक है, उसको हम लोग डिनोट तो आर से करते हैं, इसको भी मापने के एक यूनिट्स होते हैं। जैसे मेरे पास रेजिस्टेंस 15 है, 20 है, 25 है, जितनी भी है, उसको मापने के भी यूनिट्स होते हैं। इन यूनिट्स को हम लोग कहते हैं ओम। क्या कहते हैं बेटा? ओम। ठीक है, क्लियर है? ओम लॉ के बिहाफ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो इनको नाम दे दिया इसने ओम। इस सिंबल का जो नाम होता है उसका नाम है ओमेगा, बस इसका कम ही जिक्र होता है, इसको तो कोई नाम, आपको ओमेगा नाम से कोई मतलब नहीं है। आप लोग जब रेजिस्टेंस कहोगे, तो मैं कपड़ा लेने जाता था, मैंने आपको बताया था कि मैं 5 मीटर कपड़ा लेने गया हूँ, ठीक है, उसी तरह अगर आप सर्किट में कहोगे रेजिस्टेंस कितनी है, तो रेजिस्टेंस है 15 ओम, 20 ओम, 25 ओम। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस हमारे पास होती है वो कितनी होती है, 15 ओम हो गई, ठीक है, 20 ओम हो गई, 30 ओम हो गई, कोई भी पूछे तो रेजिस्टेंस जो है इतने ओम होती है। ओम उसको मेजर करने के यूनिट्स है। ठीक है, क्लियर है? तो उसने हमें क्वेश्चन में क्या कहा बेटा, अब तो क्वेश्चन में उसने मुझे ये कहा कि जो मेरे क्वेश्चन की रेजिस्टेंस है वो कितनी है बेटा जी, 60 ओम, बैटरी जो लगी हुई है वो कितनी है, 24 वोल्ट की। मुझे फाइंड करना है कि सर्किट के अंदर करंट कितना होगा, तो हम लोग लगाएंगे ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, हम लोग क्या लगाएंगे बेटा जी, ओम्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, अच्छा तो ओम्स लॉ की बात करें, वोल्टेज है, वोल्टेज कितनी है बेटा मेरे पास यहाँ 24, करंट मुझे ढूंढना है, रेजिस्टेंस कितनी है 60, 60 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 24 डिवाइडेड बाई 60, इसको काटेंगे 6 के टेबल पर, ठीक है, तो 4/6 10, 0.4, और ये क्या ढूंढ रहा हूँ, करंट ढूंढ रहा हूँ, तो उसके यूनिट्स क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं। क्या होते हैं? एम्पियर होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोगों ने ओम्स लॉ निकाल कर यहां से वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, और देखें ध्यान से, यहां मुझे उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है करंट 3.4 एम्पियर, वोल्टेज जो दे रखी है कितनी है, 220। ठीक है, क्लियर है? वो कहते जिस समय वोल्टेज कितनी है हमारे पास 220 वोल्ट है, उस समय सर्किट में जो करंट है वो कितना है बेटा जी, 3.4 एम्पियर का है। कितना है? 3.4 एम्पियर का है। और ये पूछ रहा है कि करंट कितना होगा जब मैं उसी अप्लायंस को 110 वोल्ट पे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, उसी अप्लायंस को 110 वोल्ट पे कनेक्ट कर दूंगा। तो हम लोगों ने बेटा जी ओम्स लॉ पढ़ा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा, I। अगर मैं V कम करूंगा तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। तो 220 वोल्टेज से हम लोगों ने 110 कर दी,
तो ऑब्वियसली करंट भी क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, मैंने वोल्टेज का क्या कर दिया बेटा जी, हाफ कर दिया। 220 का हाफ कितना होता है, 110। उसी तरह करंट का भी क्या कर देंगे बेटा जी, हाफ। तो हमारे पास जो करंट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.7 एम्पियर आ गई। ये तो बेटा मैंने आपको बहुत इजी अप्रोच दे दी, ठीक है। हम लोग जो है इसकी थोड़े से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है उसको देखते हैं, ठीक है। इसी चीज को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखते हैं, तो ध्यान से समझें। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग यहां से पहले तो रेजिस्टेंस निकालेंगे ओमला लगाकर। मेरे को वोल्टेज दी गई थी उसने कितनी बेटा जी, 220 वोल्ट, और करंट दिया गया था 3.4 एम्पियर। तो यहां से आप लोग ओम्स लॉ लगाएं, V इज इक्वल्स टू आई आर, 220, आई कितना दिया हुआ है 3.4 इंटू आर। तो 220 डिवाइडेड बाय 3.4, पॉइंट हटा दूंगा ऊपर जीरो आ जाएगी, तो 2200 डिवाइडेड बाय 34, इसको काटूंगा 1100 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। ये वैल्यू जो है मेरे पास 17 6 आर 102, उसके बाद 80, तो 7 अपना आ जाएगा 17 4 आर 68, फिर 12 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे जीरो आ जाएगा, तो 120, फिर 120 को हम लोग करेंगे 17 7 सर, ठीक है। तो 120 को 7 से कर हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी किसकी बेटा जी, रेजिस्टेंस की। कितनी आ जाएगी, 64.7 ओम्स। अब यही रेजिस्टेंस को मैं अगेन ओम्स लॉ लगाकर फिर से अप्लाई कर दूंगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। इस समय वोल्टेज उसने कहा था 110 लेनी है, करंट हमने ढूंढना है। रेजिस्टेंस आप लोग चाहे ये पुट कर दें, चाहे ये वाली वैल्यू ऐसे पुट कर दें, क्लियर है। तो इसको इससे काटूंगा 10 आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 17 ऊपर में, 10 नीचे में आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.7 एम्पियर करंट की। क्लियर है, ये चीज आप लोगों को क्लियर है कि हमारी वैल्यू जो आ जाएगी 1.7 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। काफी लंबा चला गया ना। और शॉर्टकट अप्रोच क्या थी कि मैंने वोल्टेज हाफ कर दी, तो उस समय हमारी क्या है, वोल्टेज हाफ करने से जो करंट की वैल्यू है वो भी हाफ हो गई। तो जब वोल्टेज 220 थी तो करंट इतना था, वोल्टेज हाफ कर दी, इसका हाफ कर दिया, 1.7 एम्पियर आ गया, ठीक है। ये लेंथी अप्रोच थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा जी ग्राफ बिटवीन V एंड I। हम लोग इस चैप्टर में ओमिक कंडक्टर्स के बारे में ही बात करेंगे। किसमें बात करेंगे, ओमिक कंडक्टर्स के बारे में ही। ओमिक कंडक्टर्स सारे मेटल्स होते हैं, सारे अप्लायंसेस जो मेटल से बने हैं वो होते हैं। ओमिक कंडक्टर्स जो होते हैं बेटा जी, ऐसे चीजें जो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे करंट इंक्रीज होगा। तो वोल्टेज बढ़ने से करंट इंक्रीज होता है, वोल्टेज कम होने से करंट डिक्रीज होता है। ऐसे अप्लायंसेस जिनमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है हम लोग उनको ओमिक कंडक्टर्स कहते हैं। इसमें आपका फैन आ जाएगा, इसमें आपका बल्ब आ जाएगा, ट्यूब आ जाएगी, ठीक है। ये जितने भी मेटल्स हैं ये सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं। अब इसका ग्राफ, तो बेटा जी हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी करेंगे, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को यहां बता देता हूं कि हम लोग अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे। तो बेटा मैंने मान लो वोल्टेज लगाई 5, उस समय करंट पैदा हुआ 1 एम्पियर। फिर मैंने वोल्टेज इंक्रीज कर दी 5 की बजाय 10, तो करंट पैदा हुआ 2। मैंने वोल्टेज कर दी 15, करंट पैदा हुआ 3। मैंने वोल्टेज कर दी 20, करंट पैदा हुआ 4, ठीक है। क्लियर है। और हम लोग क्या ढूंढने लगे हैं, रेजिस्टेंस। क्या ढूंढने लगे हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू V डिवाइडेड बाई I होती है। आप लोग 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तब आएगा 5, आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तब आएगा 5, आप 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तब भी आएगा 5, आप 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी आएगा 5। तो हर समय जो हमारी रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो कांस्टेंट ही रह रही है। रेजिस्टेंस जो है हमारी वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली ओमिक कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस जो होती है वो फिक्स रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। इस समय इस में हम लोग डिनोमिनेटर में यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारा करंट बनाएंगे,
क्या बनाएंगे, करंट, ठीक है, और इधरली साइड पर हम लोग बनाएंगे वोल्टेज, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो करंट की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एम्पियर्स, इधर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 5 10 15 20 25 वोल्टेज, क्लियर है। तो यहां से चेक करो कि जब वोल्टेज 5 थी करंट 1 एम्पियर था, जब वोल्टेज 5 थी करंट कितना था, 1 एम्पियर था। जब वोल्टेज 10 हो गई तो करंट कितना हो गया, 2। जब वोल्टेज 15 हो गई उस समय करंट कितना हो गया, 3। जब वोल्टेज 20 हो गई तो उस समय करंट कितना हो गया, 4। जब वोल्टेज 25 हो गई तो उस समय करंट कितना हो गया, 5। तो ये सारी जो डॉट्स मैंने आप लोगों को अभी यहाँ बनाई हैं, ठीक है, आप इन सभी डॉट्स को क्या करें बेटा जी, ज्वाइन करें, ठीक है। तो आपके पास जो ओम्स लॉ का एक ग्राफ बन के आ जाएगा, और वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। जो ये स्ट्रेट लाइन है, जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये डिनोट करती है कि जो आपकी रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। वो जो आपकी रेजिस्टेंस है क्या है बेटा, फिक्स्ड है। ये रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती, ठीक है, ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। आप लोगों को बेटा जो खास ध्यान रखना है कि आप लोगों की लेफ्ट साइड पे वोल्टेज ही होनी चाहिए, और राइट साइड पे यानी कि मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप लोगों को करंट को शो करना है। क्या करना है, शो करना है करंट को, ठीक है। अब पेपर में ना सिंपली ये भी पूछ लेते हैं कि जो स्लोप होती है, जो क्या होती है बेटा जी, स्लोप होती है किसकी बेटा, वी आई ग्राफ की। तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या शो करती है, क्या शो करती है, तो शो करती है रेजिस्टेंस। क्या शो करती है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब स्लोप होती क्या चीज है, तो स्लोप होती है बेटा जी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया ये वाली चीज, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारी वोल्टेज है, बेस हमारा करंट है। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारी क्या है, वोल्टेज, डिवाइडेड बाय बेस क्या है, करंट, और V बटा I की वैल्यू R होती है, यानी कि रेजिस्टेंस शो करती है। तो वी आई ग्राफ की जो स्लोप होती है वो क्या शो करती है, रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। पेपर में बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे आप लोग जैसे हमने अभी ऊपर बनाया था वी आई ग्राफ, क्या बनाया था, वी आई ग्राफ। बच्चे क्या करते हैं, वी आई ग्राफ की बजाय यहां आई वी ग्राफ बनाते हैं बोर्ड के पेपर में, ठीक है, और लिखाते हैं यहां क्या, रेजिस्टेंस। तो वो क्या हो जाती है बेटा जी, गलत। वो क्या हो जाती है, गलत। क्यों, क्योंकि स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ हमें रेजिस्टेंस शो करती है। जो वी आई ग्राफ है इसकी स्लोप, जो ये चीज मैंने बनाई हुई है, ये मेरे को शो करती है रेजिस्टेंस। क्या शो करती है, रेजिस्टेंस, ठीक है। पर जो आई वी ग्राफ है हमारा, क्या है बेटा, आई वी ग्राफ है, इसकी जो स्लोप है ये शो करती है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। क्या शो करती है, 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टेंस। क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। समझ लगी बात। हमने पढ़ा V बटा I जो हमारे पास होता है वो बराबर होता है बेटा R के, और I बटा जो V है वो हमारे पास बराबर होगा 1 बाय R के, मीनिंग कंडक्टेंस के बराबर होगा। क्या होगा, कंडक्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो करंट इधर है, पोटेंशियल डिफरेंस नीचे है, तो मेरे को जो ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कंडक्टेंस। क्या शो कर रहा है बेटा, कंडक्टेंस। समझ लगी बात। और इस चीज को जब हम उल्टा कर देंगे, यहां लिख देंगे वोल्टेज, यहां लिख देंगे करंट, तो मेरे को ये चीज शो करेगी रेजिस्टेंस। क्या चीज शो करेगी, रेजिस्टेंस, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे ओम्स लॉ को बेटा वेरीफाई करना है। ये पेपर में बहुत बार आता है, ठीक है। आप लोगों को स्कूल में सही मायने में एजुकेशन जब देते हैं ना, तो इसको वो क्लास में करवाते हैं परफॉर्म, चाहे वो फिजिक्स लैब में जाकर करवाते, चाहे ये सारा सामान क्लास में लेके आ जाए, ठीक है।
तो जब वो सही मायने में एजुकेशन देते हैं ना, तो आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट वो क्लास में परफॉर्म करके दिखाते हैं, जिसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ जो मैंने अभी डिस्कस किया है कुछ उससे मैच ही करती है। ठीक है, आप लोगों ने कुल मिला के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में क्या कहना है, ठीक है, कि जैसे जैसे हम लोगों ने सर्किट में वोल्टेज बढ़ाई वैसे वैसे करंट बढ़ता गया, बट जो हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमेशा ही फिक्स रही, वो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हुई। ठीक है, हमने जैसे जैसे सर्किट में वोल्टेज बढ़ाई उसी हिसाब से करंट भी क्या है, इंक्रीज होता गया। वोल्टेज पहले मैंने रखी मान लो 5, फिर रखी मैंने 10, फिर कर दी 15, फिर कर दी 20। उसी तरह सर्किट में जो करंट था पहले था 1 एम्पियर का, ठीक है, फिर उसके बाद कितना हो गया वो 2, फिर 3, फिर 4, और इन दोनों का डिवाइड V बटा आई यानी कि रेजिस्टेंस, इन दोनों का डिवाइड वो हमेशा क्या रहा, फिक्स रहा, वो कभी भी चेंज नहीं हुआ, वो कभी भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ लग गई आप लोगों को। दिस इज कार्ड, मतलब हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई इसको करना है। ठीक है, क्लियर है। हमने जब लिखना है तो उस लिखने वक्त हम लोग किस चीज को ध्यान में रखेंगे, हम लोग ये कहेंगे बेटा जी कि, सुनो एक मिनट, जब हम लिखना है इसको, हमने कहा कि सर्किट में हम लोग ने क्या लगा दी, एक बैटरी लगा दी। बैटरी का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा तो सर्किट में करंट दौड़ेगा। करंट को मापने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, एमीटर। ये मैंने फर्स्ट वीडियो के सबसे लास्ट में आप लोगों को जब सर्किट सिंबल समझाए थे तब बताया था कि एमीटर एक अप्लायंस होता है जो क्या मापता है बेटा जी, जो क्या मेजर करता है कि सर्किट के अंदर करंट कितना है। ठीक है, और इसको हम लोग सीरीज पे लगाते हैं। वही तार जिस पे मैंने अपनी रेजिस्टेंस अटैच की हुई है उसी तार पे ही मैं क्या लगाता हूं, अपना एमीटर लगाता हूं। क्या लगाता हूं, अपना एमीटर। क्लियर है, ये हमेशा ही किस में लगता है, सीरीज में लगता है। ठीक है, करंट मापने के लिए मेरे पास सर्किट में क्या है, एमीटर है। मेरे पास वोल्टेज मापने के लिए सर्किट में क्या है, वोल्ट मीटर है। मेरे पास वोल्टेज मापने के लिए क्या है, वोल्ट मीटर। तो मैंने यहाँ कंडक्टर लगाया हुआ है, कंडक्टर के ऊपर हम लोगों ने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। वो वोल्टेज मेजर करेगा कि सर्किट के अंदर कितनी है। ठीक है, और मैंने उसी लास्ट वीडियो में जो लास्ट पार्ट में आप लोगों को रियोस्टैट भी बताया था। रियोस्टैट जो होता है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस हो, क्या होती है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस को चेंज करने में हेल्प करती है। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। हम लोगों ने जो पेपर में आपको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ आ गया, तो लिखना कैसे है। ठीक है, तो हम लोग ये लिखेंगे बेटा कि यहां से मैंने इस स्लाइड को चेंज करना है, तो जैसे जैसे मैं स्लाइड चेंज करूंगा वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। क्लियर है, वो मेरे को वैल्यू, इसको चेंज करूंगा तो वोल्ट मीटर वैल्यू बताएगा। जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होगी उसी समय ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा कि करंट चेंज होगा, उस चीज को मेरे को कौन बताएगा, एमीटर बताएगा। क्या बताएगा कि करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एमीटर मेरे को ये चीज बताएगा क्या हो रहा है, करंट जो है हमारा वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उस समय जो करंट है 1 एम्पियर हो गया, 2 एम्पियर हो गया, 3 एम्पियर हो गया, 4 एम्पियर हो गया, 5 एम्पियर हो गया। क्लियर है, तो उस समय जो करंट है हमारा वो चेंज होगा। इन दोनों की जो रेशो हमारे पास आएगी वो रेशो हम लोगों को क्या देगी, रेजिस्टेंस देगी। क्या देगी, रेजिस्टेंस देगी। इन दोनों की जो रेशो है हम लोगों को वो क्या देगी, रेजिस्टेंस देगी। तो 5 डिवाइडेड बाई ए कितना आ गया 5, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 5, 15 डिवाइडेड बाई 3 5, ये भी 5, ये भी 5। तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, सेम रहेगी। कौन बताएगा, इन दोनों की रेशो। इनकी वैल्यूज कौन बताएगा, वोल्टेज मेजर करेगा वोल्ट मीटर, करंट मेजर करेगा एम मीटर। ठीक है,
और इससे जब मैं वो ग्राफ प्लॉट करूंगा वी आई अपना, ठीक है, तो वो वी आई ग्राफ हमेशा ही मेरे को एक स्ट्रेट लाइन देगा। स्ट्रेट लाइन जो है वो रेजिस्टेंस बता, और यहाँ रेजिस्टेंस वो चेंज नहीं होगी, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी। यही तो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था कि V इज इक्वल्स टू आई आर एंड R इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। तो बस आपने लिखने समय ये बताना है कि हमने इस स्लाइडर से रियोस्टैट की चेंजेस लेके आनी है, जिसके कारण वोल्टेज में चेंज आएगी। वो वोल्ट मीटर की जो चेंजेस होगी वोल्ट मीटर बता देगा, रीडिंग्स उसकी वोल्ट मीटर बता देगा, करंट की रीडिंग्स बता देगा एम मीटर। ठीक है, और इनकी जो रेशो है हमें रेजिस्टेंस देती जाएगी। क्या देती जाएगी? रेजिस्टेंस देती जाएगी। ठीक है, अब जिनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, जो अपने में से बिल्कुल भी करंट नहीं पास होने देते, हम लोग उनको कहते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, ऐसे अप्लायंसेस जो अपने में से बिल्कुल भी करंट पास नहीं होने देते, हम लोग उनको क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स। तो आपके जो ये रबड़ ग्लव्स होते हैं, जो वुड होती है, ठीक है, प्लास्टिक होता है, ये सारे के सारे क्या है बेटा जी? ये सारे के सारे इंसुलेटर्स हैं, जिनकी रेजिस्टेंस जो है ये मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम कह दूं, इनफाइनाइट वर्ड कह दूं, मतलब इतनी ज्यादा है कि मुझे बिल्कुल भी करंट महसूस नहीं होता। क्लियर है? तो उन सभी अप्लायंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, उन सभी ऑपरेटर्स को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। गुड कंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस बिल्कुल ही नामात्र हो, निग्लिजिबल रेजिस्टेंस हो। तो उसी के लिए तो हम लोग इनको फिर क्या करते हैं? यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में। जिनकी रेजिस्टेंस नहीं है, रुकावट नहीं पैदा करते, मेरा जो है करंट को जाने में मुश्किल नहीं आती। ठीक है, रुकावट है ही नहीं तो करंट इजीली फ्लो कर जाएगा, करंट इजीली फ्लो कर जाएगा तो मुझे फायदा है। सबसे अगर मैं बेस्ट कंडक्टर की बात करूं तो वो होता है बेटा हमारा सिल्वर। ठीक है, चांदी। तो चांदी की तारों तो आप लोगों ने नहीं देखी, फिर चांदी महंगी है इसलिए हम लोग चांदी की तारें नहीं बनाते हैं, नहीं तो चांदी जो है, सिल्वर जो है, ये हमारा बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, इसके अलावा कॉपर, वो भी एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। एल्यूमिनियम बहुत अच्छा कंडक्टर है, तो हम लोग हमारे घरों में कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स यूज करते हैं। क्लियर है? ऐसे अप्लायंसेस जिनकी रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच में हो, ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, इन दोनों के बीच में हो, हम लोग उनको क्या कह देते हैं? रेजिस्टर्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? रेजिस्टर्स। और ज्यादातर रेजिस्टर्स जो होते हैं वो हमारे हीटिंग एलिमेंट्स में लगे होते हैं। ठीक है, जैसे आपके घर में जो आयन है, इलेक्ट्रिक आयन है, इसमें लगा होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे रूम हीटर्स में रेजिस्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, जिनकी रेजिस्टेंस इनसे ज्यादा हो, इनसे कम हो, इनके बीच बीच में हो। ठीक है, क्लियर है? अब हमारे बस दो चार क्वेश्चन हैं ओम्स लॉ के ऊपर, इसके बाद हमारा ओम्स लॉ अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं 6 वोल्ट दे रखी है, और रेजिस्टेंस जो है वो हमें कितनी दे रखी है बेटा जी? 3 ओम। करंट पूछा है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V इज इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज दे रखी है 6, करंट पूछा है, रेजिस्टेंस दे रखी है 3। 3 इधर आकर डिवाइड होगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बेटा जी? 2 आएगा। तो हमारा जो करंट है वो कितना आ गया? 2 एम्पियर आ गया। कार की हेडलाइट है, बैटरी 12 वोल्ट की लगी है, करंट उसमें कितना है बेटा जी? 0.5। तो मुझे रेजिस्टेंस ढूंढनी है, ओम्स लॉ लगाएंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर। बैटरी 12 वोल्ट की है, करंट उसमें 0.5 है, रेजिस्टेंस मुझे ढूंढनी है। पॉइंट हटाऊंगा 10 आएगा, 5 को इससे काटूंगा 2, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 24 ओम हमारी क्या आ गई? रेजिस्टेंस आ गई। क्या होगी? रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद अप्लायंस में रेजिस्टेंस 25 ओम लगी हुई है, बैटरी जो दे रखी है वो कितनी है बेटा जी? 230 वोल्ट की। तो ओम्स लॉ लगा देंगे, V इज इक्वल्स टू आई आर। बैटरी 230 वोल्ट की है, करंट मुझे ढूंढना है, रेजिस्टेंस जो है वो 25 है। तो 230 को आप 25 से डिवाइड कर दें, 5 के टेबल पर 5, 5 4 दर 5 6 दर, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 9.2 आ जाएगा। तो करंट की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई बेटा जी? 9.2 एम्पियर। 4 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, मुझे कहते हैं फाइंड करो नंबर ऑफ कूलम्स पासिंग पर सेकेंड। अब
कूलम्स चार्ज है, चार्ज को टाइम से हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास वो करंट आता है, तो मीन्स टू से वो मुझे कहते हैं करंट फाइंड करो। ऑब्वियसली ओम्स लॉ लगेगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। वोल्टेज जो है हमारे पास 12 है, करंट मुझे ढूंढना है, बैटरी कितनी की रेजिस्टेंस कितनी है 4, 4 को इससे डिवाइड करूंगा, 12/4 कितना आ गया 3, तो 3 एम्पियर जो है वो हमारा करंट आ गया। कितना आ गया बेटा जी 3 एम्पियर। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और देख लो। ओम्स लॉ हमें किस चीज की रिलेशनशिप देता है, करंट और रेजिस्टेंस की नहीं। ओम्स लॉ V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है I होता है, रेजिस्टेंस की पोटेंशियल डिफरेंस की नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस की चार्ज की नहीं। ये हमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशनशिप देता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंस को मापने के यूनिट्स क्या होते हैं बेटा जी, ओम होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी रेजिस्टेंस अनगिनत हो, इनफाइनाइट हो, बहुत ज्यादा हो, हम लोग उनको क्या कहते हैं, इंसुलेटर। अब वो कहते हैं कि हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किए बिना रेजिस्टेंस डबल कर दी तो करंट क्या होगा, रुकावटें मैंने बढ़ा दी, रुकावटें दुगनी कर दी तो करंट क्या हो जाएगा, करंट कम होगा। रुकावटें डबल की हैं, करंट आधा होगा। रुकावटें ट्रिपल की हैं, करंट 1/3 होगा। रुकावटें 4 गुना बढ़ा दी, करंट 1/4 हो जाएगा। तो रुकावटें इसने डबल की हैं तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। रुकावटें हाफ कर दी तो करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, हमारी जो रेजिस्टेंस है, रुकावटें हैं, वो किन चीजों पे डिपेंड करती हैं। रुकावटें डिपेंड करती हैं बेटा जी 4 चीजों पे। रुकावटें डिपेंड करती हैं 4 फैक्टर्स पे। कौन कौन से, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल, और चौथा टेम्परेचर। लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, और चौथा टेम्परेचर पे। रुकावटें इन चीजों पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, और सबसे पहले वाला क्या है, लेंथ। क्या है, लेंथ। ठीक है, अब ये देखो बेटा अगर लेंथ कम होगी तो ऑब्वियसली है रुकावट भी क्या होगी, कम होगी। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रुकावट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपली मैं बनाऊं, मेरे पास एक तार थी ये वाली, एक मेरे पास तार है ये वाली। क्लियर है? अब इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ 3L है। तो अगर इसमें करंट ने फ्लो करना है, इलेक्ट्रॉन्स ने यहां से यहां तक की जाना है, तो रास्ते में उनको रुकावटें जो है इसके कंपैरेटिवली क्या होंगी, कम होगी, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन ने यहां से इतनी दूर जाते हुए यहां जाना है। तो रास्ता बढ़ गया, रुकावटें बढ़ गई। लेंथ इंक्रीज करने से रुकावटें इंक्रीज होती है, तो रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ से। लेंथ इंक्रीज करने से रुकावटें क्या होती हैं बेटा, इंक्रीज होती हैं। लेंथ डिक्रीज करने से रुकावटें क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। बड़ी तार से छोटी तार ले लो, रुकावटें कम होंगी। ज्यादा तार ले लो, बड़ी ले लो, तो रुकावटें क्या होंगी, ज्यादा होंगी। एग्जाम्पल में मैं आप लोगों को उदाहरण बताता हूँ। आजकल हमारे नए घर बन रहे हैं, है ना, नए घरों में हम लोग सिलेंडर जो है वो बाहर लगा देते हैं, और आजकल हर एक टैप के अंदर पानी जो है हम लोग फैसिलिटी ले लेते हैं गर्म वाला है। अब अगर आपके पास जो गीजर है, गीजर टैप के नजदीक लगा होगा, मैं सिलेंडर इसलिए बोल रहा था क्योंकि मैं गैस गीजर की बात कर रहा था। भी गीजर टैप के नजदीक लगा हुआ है, आप टैप ऑन करोगे, थोड़ी सी पाइप है, पानी गर्म आ जाएगा। अगर गीजर किचन से बाहर लगा हुआ है, किचन में टैप जो है वॉशिंग एरिया अलग बना हुआ है एंड तक जाते हुए, तो इतनी ज्यादा ठंडी में आप लोग टैप ऑन करो तो 2 मिनट तो पानी को गर्म वहां आने में ही लग जाते हैं। 2 मिनट तो गर्म पानी को वहां आने में लग जाते हैं। उसी समय अगर तार ज्यादा लंबी होगी तो इलेक्ट्रॉन को यहां तक आने में रुकावटें ज्यादा आएंगी, ज्यादा आएंगी तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस ज्यादा हो। ठीक है, क्लियर है? आप क्वेश्चन में अगर आ जाए कि लेंथ को क्या कर दें, डबल कर दें, तो रेजिस्टेंस भी हमारी क्या हो जाएगी बेटा जी, डबल हो जाएगी। आप लेंथ हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस भी हमारी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्लियर है? बात समझ लगी? लेंथ डबल कर देंगे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, लेंथ हाफ कर देंगे रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखें बेटा, हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। ठीक है,
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में समझो जो हमारे पास टॉपिक आता है, ये मैंने एक वायर बनाई और एक वायर मैंने ये बनाई है। अब आप मुझे बताओ कि करंट फ्लो करना किस में ईजी है, ऊपर वाली में कि नीचे वाली में? भाई ऊपर वाली में। ऊपर वाली में जगह ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है, जगह ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है, स्पेस ज्यादा मिल गई। यहाँ इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है, स्पेस कम है, तो रास्ते में रुकावटें 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 बहुत होंगी, रास्ते में रुकावटें रुकावटें कम होंगी। क्यों? क्योंकि जगह ज्यादा है। तो जगह ज्यादा होने के कारण रुकावटें कम होती हैं, जगह कम होने के कारण रुकावटें ज्यादा होती हैं। तो यहां से हम लोग रिलेशन निकालें तो रिलेशन हमारे पास ये बन के आता है कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे बेटा? एरिया से। जो इस एरिया की बात करते हैं हम लोग, इस एरिया को हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है। और वायर आपके पास अगर सिलेंड्रिकल है तो इसका जो ये वाला एरिया होता है वो सर्कुलर होता है, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लियर है? तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा जी किससे? एरिया से। आप एरिया डबल कर देंगे रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, आप एरिया तिगना कर देंगे रेजिस्टेंस 1/3 हो जाएगी, आप एरिया 10 गुना बढ़ा देंगे रेजिस्टेंस 10 गुना कम हो जाएगी। जितना आप उसको एरिया इंक्रीज करते जाएंगे, वायर को जितना आप लोग थिक करते जाएंगे उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होती जाएगी। ठीक है। जितना आप वायर को थिन करते जाएंगे उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होती जाएगी। A thick wire has more a thick wire has less resistance, a thin wire has more resistance। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद करना। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है कि इफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, इफेक्ट ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, इसमें याद रखना कि हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की। तो कंडक्टर्स में अगर हम लोग क्या करें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होने लग जाती है। हम लोग कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होने लग जाती है? इंक्रीज होने लग जाती है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास इंसुलेटर है, तार है, चाहे आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें चाहे उसका टेम्परेचर डिक्रीज करें, तो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है अलग अलग मटेरियल पे। ठीक है। तार जो होती है, वायर होती है, उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, प्लास्टिक की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। ठीक है। कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होती है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होती है। ठीक है। मेटल्स की रेजिस्टेंस कम होती है, वुड की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कॉपर वायर की, सिल्वर वायर की कम है। तो इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो कंडक्टर्स की जो रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा ही क्या होती है बेटा जी? कम होती है। ठीक है। कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें हमेशा ही लो रेजिस्टेंस होती है और जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें हमेशा ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। और हमने पढ़ा था एक चीजें होती हैं रजिस्टर, क्या होती हैं? रजिस्टर। ठीक है। तो मैं यहाँ एरो रेजिस्टेंस के हिसाब से लगा रहा हूँ। कंडक्टर की रेजिस्टेंस नामात्र है, इंसुलेटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। रेजिस्टेंस जो रजिस्टर्स हैं इनके बीच में होती है। तो जो हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं ज्यादातर बेटा जी ये नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन, ये अलॉयज होती हैं। ठीक है। मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। ठीक है, ये अलॉयज होती हैं। तो अलॉयज को बनाया ही इसलिए जाता है। बाकी इसको मैं अलॉयज के टॉपिक को डिटेल में पढ़ाऊंगा कि हम लोग रजिस्टर्स अलॉयज की ही क्यों बनाते हैं, इसको डिटेल में आप लोगों को क्लियर करूंगा। ठीक है। टेम्परेचर में बात करूं, आप लोगों को अगर मैं गर्म तवे के ऊपर बिठा दूं तो क्या होगा? आप लोग उछलोगे। आपको अगर मैं एक गर्म तवे के ऊपर बिठा दूं तो आप जंप मारोगे ना। तो उसी तरह जब हम क्या करते हैं बेटा जी, एक तार को गर्म करते हैं, ठीक है, हम लोग किसी भी कंडक्टर को क्या करते हैं बेटा? गर्म करते हैं। तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं ना, उन एटम्स में वाइब्रेशंस जो होती हैं वो फास्ट हो जाती हैं। उन एटम्स में वाइब्रेशंस क्या हो जाती हैं? फास्ट हो जाती हैं। जो जितने इसके अंदर एटम्स हैं वो एटम्स उतनी तेजी से उछलने लग जाते हैं, उतनी तेजी से क्या होने शुरू हो जाते हैं? वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और आप क्या करो, आप जब इसको बैटरी लगाओगे, सर्किट ऑन करोगे, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां से इस तरफ जाना चाहेंगे पर ये उछल रहे हैं।
तो इनके उछलन के कारण उनको रुकावटें ज़्यादा महसूस होनी होंगी। तो जब जब ये उछलेंगे तो उनको रुकावटें ज़्यादा होंगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टर्स हमारे मेटल्स होते हैं, तो मेटल्स की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, ठीक है। और जिनकी पहले ही ज़्यादा है, मैग्नीन, कांस्टेंट, नाइक्रोम की, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोगों को एक्सप्लेन करते वक्त ये लिखना है, कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और जो हमारी एलॉयज होती हैं कांस्टेंटन, मैग्नीन, नाइक्रोम, इनकी जो है ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड ही रहती है, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, होपफुली आप सभी लोगों को अच्छे से समझ लग गया होगा। कंसेप्ट्स मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटे। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।